Hello and welcome to everyone. Today we are going to discuss about another thing. मतलब आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो पढ़ने वाले हैं आज, मेरे मार्कर ढूंढ लूँ पहले। मार्कर कहाँ गए सारे? ये सारे मार्कर मुझे मिल गए। अब अपन पढ़ते हैं आज पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? यदि इसको समझना है तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान से समझनी पड़ेगी। वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ये डिफाइंड कैसे है। तो पोटेंशियल एनर्जी को पहले हिंदी में क्या बोलते हैं, यदि मैं आपको ये चीज़ बता दूं तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे। जैसे कि मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको क्या बताया था कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में होती है, किसकी वजह से? उसके अंदर जो वेलोसिटी है उसकी वजह से। और एग्जांपल भी दिया था कि जब जो डिफरेंट वेलोसिटी की बॉडी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो वो उसको अलग अलग डिस्टेंस तक पुश करेंगे। ये डिपेंड करेगा उसके वेलोसिटी पे। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी वो उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से उतनी ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। इसी वजह से वो ज़्यादा दूरी तक उसको धक्का दे पाएगी, पुश कर पाएगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। मतलब ये किसी बॉडी में होती है। जैसे आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा पोटेंशियल। इस बंदे में कमाल का पोटेंशियल है, ऐसा सुना है ना आपने? इस बंदे में कमाल का पोटेंशियल है, मतलब इसके अंदर कमाल की एनर्जी है। लेकिन पोटेंशियल का मतलब आप समझते हो ना? पोटेंशियल है मतलब ये किसी काम को कर सकता है, अब इसने किया नहीं है। पोटेंशियल है मतलब एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। यहीं पर सारा कैच है इसका, सारा कैच यहीं पर रुका हुआ है इसका पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो आपके अंदर स्टोर्ड है, अभी आपने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया। जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप साथ साथ में यूटिलाइज करते जा रहे हो। किसकी वजह से? वेलोसिटी की वजह से। तो जब तक आपके पास वेलोसिटी है वो आपको एनर्जी आपके पास है, वो वेलोसिटी की वजह से। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? आपकी स्थिति की वजह से, आपकी पोजीशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपके अंदर किस वजह से होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है पोजीशन की वजह से। मतलब ये एनर्जी आपके अंदर स्टोर्ड है, ये आपको दिखेगी नहीं। जैसे काइनेटिक एनर्जी तो दिख रही थी, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दिख रही है साफ साफ। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आपको साफ दिख रहा है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसी एनर्जी है? जो स्टोर्ड है बॉडी के अंदर। जब काम पड़ेगा तब वो यूटिलाइज हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल वो स्टोर्ड है। जैसे इसका जब इस वाले डस्टर को मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया तो क्या इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर हुई? क्या ये दिख रही है? नहीं दिख रही। ये इसके अंदर साइलेंटली, या मैं बोलूँ कि चुपचाप बैठी हुई है, ये आपको दिख नहीं रही, लेकिन इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। कैसे पता चलेगा? जैसे ही मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा ये नीचे की तरफ भागेगा। क्यों भाग रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड है। उसी एनर्जी की वजह से देखो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसको शांति से रखा है, इसको मैंने खींच के दूर भगा दिया यहाँ से, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं हो रही। यूटिलाइज कब होगी? जब मैं इसको छोड़ूंगा। वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। मतलब पहले ये यहाँ पे हाइट पे ले गए, अब वो हाइट पे ले गए तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। लेकिन मैं जब छोड़ूंगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी, और जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब यहाँ पे आ रही है काइनेटिक एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। समझ में आई बात? तो जो पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? ये होती है पोजिशन की वजह से। जैसे एक धनुष लिया आपने, ठीक है, उसमें एक एरो लगाया और एरो के ऐसे खींचा तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। उसकी पोजीशन चेंज हो गई, जो स्ट्रिंग है उसकी पोजीशन आपने खींच लिया। अब पोजीशन की वजह से उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही आप तीर को अभी छोड़ोगे, एरो को यहाँ से छोड़ोगे तो वो दूर, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे मैंने इसकी पोजीशन चेंज करी तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। ऐसे ही जब ये भूकंप आता है, क्या आता है? भूकंप आता है ना, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अपनी अर्थ है, अर्थ के अंदर कुछ उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर्ड है कुछ एनर्जी। जैसे उस एनर्जी में कुछ थोड़ा बहुत चेंज आता है, इसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन। वो एनर्जी फॉल्ट लाइन के रूप में इसके अंदर रहती है। मतलब कहीं पर धरती थोड़ी दबी हुई है, कहीं पर उठी हुई, कहीं पर दबी हुई, कहीं पर उठी हुई। मतलब एक पोजीशन क्या है कि इसकी पोजीशन ऐसी है कि इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड है। तो जैसे ही वो फॉल्ट लाइन अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करती है, वहाँ पर क्या आ जाता है? भूकंप आ जाता है भाई, अर्थक्वेक आ जाता है। उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा उसने पोजीशन में चेंज किया है। जो फॉल्ट लाइन है उनमें, फॉल्ट लाइन क्या होती है? मैंने आपको क्या बताया
कि जो अर्थ की पोजीशन है हर जगह डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट है। कई जगह पे अर्थ की पोजीशन कुछ दबी हुई, कुछ कई जगह पे उठी हुई, कई जगह पे दबी हुई, मतलब ये फॉल्ट लाइन बनाती है। यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट है ना, एक फॉल्ट लाइन ये हो गई, दूसरी फॉल्ट लाइन यहाँ पे उठी हुई है अर्थ, वहाँ पे एक फॉल्ट लाइन, फिर थर्ड फॉल्ट लाइन यहाँ पे वापस दबी हुई है, वहाँ पे एक फॉल्ट लाइन। सर ये फॉल्ट लाइन जब एडजस्ट करती है अपने आप को तो वहाँ पे आ जाता है भूकंप। तो यहाँ पर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जिसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होती है अर्थ की, वो जैसी फॉल्ट लाइन में डिसबैलेंस हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो भाई आपको वेलोसिटी की फॉर्म में वो देखेगा और अर्थक्वेक वहाँ पे आ जाएगा। तो दो एग्जांपल आपको समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी के, एक तो एरो वाला, आपने इसको खींचा तीर को तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, जैसे छोड़ोगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल आपने देख लिया ये अर्थक्वेक वाला फॉल्ट लाइन के डिसबैलेंस की वजह से। थर्ड एग्जांपल मैंने ये दे दिया था आपको कि जब आप इसको यहाँ से दूर ले जाते हो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो आपको दिखेगी कब, जब आप इसको छोड़ दोगे। ये कैसी एनर्जी है, साइलेंट एनर्जी है, या फिर बोल सकते हैं हिडन एनर्जी है। हिडन रहती है, आपको दिखती नहीं है। कब दिखती है, जैसे ही आपने उस पोजीशन से उसको छोड़ा, उस पोजीशन से वो दूर हुआ, जिस पोजीशन में एनर्जी स्टोर थी, जैसे ही उस पोजीशन से आपने उसको हटाने की कोशिश करी, वो एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई दिखती है। समझ में आई? क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये समझ में आई। अब सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब तक जितनी बात बताई ना मैंने, उसमें एक ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट ये है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है तो सर आप क्या मजाक कर रहे थे क्या इतनी देर से? यू आर जोकिंग सर? नो, आई एम नॉट जोकिंग, बट एक्चुअली potential energy is not defined, but difference in potential energy is defined. पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, लेकिन डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस डिफाइंड है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा यू से, ये हो गया डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही हो गया डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। जो होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक ट्विस्ट और यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। क्यों कंजर्वेटिव फोर्स बाय डेफिनेशन वो फोर्स होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं किसका, लॉस का, या फिर अवॉइड करते हैं किसको, लॉस को। बताया था ना, कंजर्व मतलब चीज़ों को बचा के रखना, सजो के रखना, वेस्ट होने से बचाना, उनको बोलते हैं कंजर्व। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो किसके लिए डिफाइन है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना है, स्टोर ही तो होना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। मैंने इसको ऊपर खींचा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। लेकिन यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो एनर्जी को बचा ही नहीं सकता भाई, वो तो लॉस कर देगा। जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में आप इस तरफ गए तो भी एनर्जी लॉस हो गई, तो भी वर्क लॉस हुआ वहाँ पे, दूसरी तरफ आए तो भी वर्क लॉस हुआ। वो एनर्जी वो वर्क को स्टोर नहीं कर सकता, कंजर्व नहीं कर सकता वो फोर्स। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, उसको स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, कंजर्व कर सकते हैं, ये बचा सकते हैं वेस्ट होने से। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव ऐसा नहीं कर सकते भाई, जैसा मैंने फ्रिक्शन का एग्जांपल अभी दिया। तो ये होता है डेल्टा यू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब अब आप यहाँ से ये भी बता सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी किस किस के लिए डिफाइन हो सकती है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है उनके लिए डिफाइन होगी। तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होगी, क्योंकि ये एक ऐसा फोर्स है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स है भाई। स्प्रिंग फोर्स के लिए होगी, बिल्कुल होगी भाई स्प्रिंग फोर्स के लिए, क्योंकि स्प्रिंग इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए होगी, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे। लेकिन इन तीनों के लिए, क्योंकि ये कैसे है भाई, ये कैसे हैं, ये हैं भाई, आपको समझ में आ गया। इसको हटा देते हैं, अभी लास्ट वाले को हटा देते हैं क्योंकि ये अपन नहीं पढ़ रहे। तो अभी फिलहाल ये याद रख लो, ये दो चीज़ों के लिए डिफाइन, ग्रेविटेशनल के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए और स्प्रिंग फोर्स के लिए, इन दोनों के लिए डिफाइन है, क्योंकि ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं भाइयों। प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, आपको ये बात समझ में आई या नहीं, बोल दीजिए आगे ना। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स।
तो किसी भी फोर्स का वर्क निकालना हो तो क्या आप ऐसे निकालते हो जी? अरे बोलो जी, जहाँ पर एफ क्या है, एक एफ इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, एफ इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, एफ क्या यहाँ पर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एफ सी लिख दूँ इसको, तो डेल्टा यू को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ से एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स कैसे डिफाइन होगा भाई? माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। यदि डेल्टा एक्स की वैल्यू टेंडिंग टू ज़ीरो है भाई, तो यहाँ से जो कंजर्वेटिव फोर्स आएगा वो आएगा माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। यदि डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया तो डेल्टा को डेल लिख देंगे, डेल्टा को डेल लिख देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, यदि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कुल मिला के बाद ये क्या चीज़ है? u2 माइनस यू वन अपॉन x2 माइनस x1। ये कैसे आएगा भाई? u की यदि कोई इक्वेशन दे रखी हो x की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कुछ भी 1, तो इसके लिए क्या एफ सी निकाल सकते हो आप? बिल्कुल निकाल सकते हो। माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x प्लस 2, बस ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा आपका। समझ रहे हो जी? तो डेल्टा यू पहली बात तो डिफाइन किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो यदि आपको डेल्टा यू निकालना है और कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू दे रखी है तो आप निकाल सकते हो एफ एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना। तो आप जहाँ से जहाँ तक की लिमिट लगाओगे x1 से लेके x2, यदि आपने लिमिट लगाई तो x1 से x2 की एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, यदि ये कंजर्वेटिव फोर्स y में भी है, z में भी है, इनमें सब में है, तो आप इसको बड़े ब्रैकेट में लगाओ, माइनस तो रहेगा ही बाहर। अब y1 से y2 इसका इंटीग्रेशन कर देना, एफ सी ये एक्स डायरेक्शन का है, फिर कंजर्वेटिव फोर्स इन वाई डायरेक्शन वाला आ जाएगा इधर, फिर इसके साथ में ऐसे ही जेड वाला आ जाएगा भाई। ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से इसको बंद कर दो, माइनस के साथ आगे लिख दोगे तो यहाँ से डेल्टा यू टोटल डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड लाइक दिस। तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिफाइन हो जाएगी। यदि एक्स में भी फोर्स है, वाई में फोर्स है, जेड में फोर्स है, तो ऐसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। एनी डाउट? आई थिंक देर इज नो डाउट, देर इज नो स्कोप ऑफ डाउट। मैंने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है इसके लिए। तो आप ये बात समझ गए। डेल्टा यू मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने एक ब्लॉक को एक पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जब ले गया था, मैंने कहा एच हाइट तक मैं जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क हो जाएगा? mg नीचे लगेगा। आप इसको धीरे 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 ऊपर ले गए तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा इक्वल अमाउंट का mg के बराबर। क्यों? क्योंकि मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ ना, जितना f है मैं जस्ट mg के बराबर फोर्स लगा रहा हूँ ताकि बस ये धीरे धीरे ऊपर उठता रहे। तो आपको कितनी वर्क करना पड़ेगा उसको ऊपर ले जाने के लिए? तो भाई आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा f इंटू एच। बाई चांस ऐसा है कि f और mg इक्वल है, क्योंकि मैंने फोर्स इक्वल अमाउंट का लगाया, जितना mg लग रहा है उसके जस्ट बराबर, ताकि ये धीरे धीरे ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो काफ़ी तेज़ी से चला जाएगा ना, लेकिन मुझे धीरे धीरे ले जाना है। तो f की वैल्यू है mg। क्या ये वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा? बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं किसका वर्क डन निकाल रहा हूँ? जो मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ उसकी वजह से। फोर्स भी ऊपर, एच भी ऊपर, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो एफ एच कॉस 0 भी लिख सकता हूँ। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो एफ इंटू एच ही आएगा वो, इसलिए मैंने डायरेक्ट एफ इंटू एच कर दिया था। और एफ की वैल्यू एम जी है यहाँ पर, तो एम जी एच आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। ये क्या हो गई इसकी? एम जी एच क्या हो गई इसकी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या फिर मैं ये बोलूँ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो ये वर्क है। तो क्या मैं यहाँ से ये एनर्जी हो गई या फिर ये वर्क हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? नहीं, ये हो जाएगा भाई एनर्जी कितनी स्टोर्ड है इसके अंदर, कितना एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आया। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से यदि मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स करूँगा। यहाँ पर एच यदि वेरिएबल हुआ तो डेल यू बाई डेल एच कर दूंगा। ये वैल्यू माइनस ऑफ एम जी आ रही है, और माइनस साइन ये दिखा रहा है कि जो आपका फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो एम जी नीचे ही लग रहा है, तो बिल्कुल यहाँ से जो कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू आएगी माइनस एम जी की इक्वल आ रही है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। कुल मिला के बात इतनी है। यदि आपको कंजर्वेटिव फोर्स दे रखी है, यदि आपको कंजर्वेटिव फोर्स दे रखी है और पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली, तो आपको क्या करना है, क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालने के लिए माइनस ऑफ एफ डी एक्स, एक्स में होगी तो एक्स वाली लिमिट लगा देना x1 से x2,
और y में होगी तो ऐड करके y1 वाली, फिर z में भी हो तो मतलब तीनों में हो तो तीनों ब्रैकेट के अंदर लिखना, माइनस बाहर लग जाएगा। यदि सिर्फ x डायरेक्शन में तो माइनस लगाना x1 से x2, डेल्टा यू ऐसे निकल जाएगा। और कंजर्वेटिव फोर्स निकालना हो भाई तो आपको क्या करना है, डेल यू बाय डेल एक्स माइनस, ये यदि x डायरेक्शन का निकालना है तो y डायरेक्शन का कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है तो y डायरेक्शन में जो एनर्जी दे रखी हो उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना। फिर z डायरेक्शन से यदि कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है तो z डायरेक्शन में जो एनर्जी दे रखी हो उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना z के रेस्पेक्ट में। ये सारे आपके फोर्स आ जाएंगे। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया या नहीं, बोल दो या नहीं। क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आई? ठीक है, डेल यू मतलब आप समझते हो ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, में से मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसी को मैं यदि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख दूँ तो वही बात है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ओके जी, बोलो जी, समझ में आया जी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मेरा डस्टर ये वाला तो मिल गया, लेकिन मैंने एक गंदा सा, बहुत ही गंदा सा कपड़ा है होगा मेरे पास कहीं, उससे बोर्ड बहुत अच्छा साफ हो जाता है। कपड़ा गंदा लेकिन बोर्ड को चमका देता है। ठीक है, तो मैं इससे साफ कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा छुपा के साफ कर रहा था ताकि ये आपको दिखे नहीं, बहुत गंदा कपड़ा हो रहा है ना यार। क्या ये बात आपको समझ में आई कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, कंजर्वेटिव फोर्स है जिसकी वैल्यू है 2x², ठीक है, x इक्वल्स टू 1 है तब पोटेंशियल एनर्जी 20 है। मैंने आपसे पूछ लिया x इक्वल्स टू 1 पर x इक्वल्स टू 5 पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ जी, आपने कहा बता देंगे जी, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन का फोर्स दिया है। ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इनिशियल आपको दे रखी है 20 है 1 पर, ठीक है, 1 से लेके लिमिट लगानी है 5 तक, ठीक है, और माइनस ऑफ 1 to 5, ये है 2x² इंटू डी एक्स। इनको अलग अलग करने के लिए एक लाइन खींच देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से यू फाइनल आपको जो निकालनी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x⁻³ ये तो आप समझ गए। ये कहाँ से आया, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जी। uf माइनस 20 इक्वल टू -2/3 मैंने बाहर ले लिया, लिमिट लगाऊंगा तो 5⁻³ माइनस 1⁻3, ठीक है। तो uf माइनस 20 इक्वल टू -2/3 इंटू ये हो जाएगा 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 माइनस 1 मतलब 124। इसको बस सॉल्व करना है आपको, तो यू फाइनल की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 2/3 इंटू 124, ठीक है। यू एफ की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है जी, नेगेटिव भी आ सकती है जी। ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, समझ ये बता देता हूँ कैसे डिपेंड करता है। x इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा कहीं, x इक्वल टू 0 ये रहा, और ये यहाँ पर x इक्वल टू 5 हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक लग रहा होगा कंजर्वेटिव फोर्स, जिसकी वैल्यू आपको बताई दी है 2x²। यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पर यदि एनर्जी कम हो गई होगी इसकी, यदि यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पर एनर्जी कम हो गई होगी तो यू एफ की वैल्यू फाइनल वैल्यू इससे काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। यदि यू एफ की वैल्यू पॉजिटिव मतलब यहाँ के कंपैरिजन में, यहाँ पे वैल्यू 20 है ना, यदि 20 से वैल्यू बढ़ गई होगी तो भाई पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। यदि यहाँ से कम हो गई होगी तो वो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। आप समझ गए ना, वो डिपेंड करता है कि यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पे हुआ गया, कम हुई है या ज़्यादा हुई है। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं है, आ गई होगी आई थिंक। तो आप ऐसे निकाल सकते हो भाई, यदि आपको कोई कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू दे रखी है तो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हो। यदि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आपने निकाल दिया, यदि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आपने निकाल दिया तो जैसे कि एफ एक्स की वैल्यू है 4i प्लस 10j, ये वैल्यू आपको दे रखी है, और आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके दी 1,2 पर 20 जूल। आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली भाई 5,8 पर, क्या आप निकाल सकते हो।
या आप निकाल, पहले ये बताओ ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये तो निकाल पाओगे ना। ये टेक्निक मैंने बताई ना आपको, कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। ये आप अपने आप बताना है, अब मैं बार बार नहीं बताऊँ। ये एफ एक्स नहीं है भाई, ये एफ होगा, क्योंकि एफ एक्स तो ये रहा, ये एफ वाई है। अब आप समझ गए ना कैसे निकालते हैं। यदि ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो तीन इक्वेशन जो हैं उनको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये नहीं आएगा। ये बात समझ गए ना। ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन, ऐसी तीसरी वाली इक्वेशन वहाँ से निकालोगे तीसरी इक्वेशन आप अपने आप लिखोगे और तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। लेकिन बात वहाँ नहीं है, इसने खुद बोल दिया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मुझे वो सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको। 4dx लिमिट है कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं ना x में, तो 1 to 5 प्लस y कितना है इसमें 10 dy, और y में कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं 2 to 8। अब आप मुझे ये बताओ, ये बात आपकी समझ में आई या नहीं। देखो ये एफ एक्स है और ये है एफ वाई, तो एक बार एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। यदि एफ जेड भी होता तो एफ जेड डी जेड करते, क्योंकि एफ एक्स में वेरी कहाँ से हो रहा है 1 to 5, 1 से 5 तक वेरी हो रहा है। वाई में 2 to 8, तो वाई में 2 to 8 ऐसे ये वेरिएशन हो रहा है। यू इनिशियल की वैल्यू आपको पता है 1,2 पर बिल्कुल पता है 20, ये वैल्यू आपको 20 पता है, ये वैल्यू आपको निकालनी है तो बिल्कुल निकाल सकते हो। ये इसका इंटीग्रेशन करना, लिमिट लगाना 1 to 5, इसका इंटीग्रेशन होगा क्या 4x होगा ना, 4x और लिमिट क्या लगाओगे 1 to 5। एक बार 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक बार इसमें 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब ये वैल्यू 16 आएगी। दूसरी वाली का इंटीग्रेशन करोगे वाई के रेस्पेक्ट में, वो आएगा 10y। लिमिट लगाओगे भाई 2 to 8, तो 10 8 जा 80 माइनस 10 2 जा 20, ये वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये हो जाएगा भाई आपका 16 प्लस 60, 16 प्लस 60 है ना, तो ये हो जाएगा 76। तो u फाइनल माइनस 20 इक्वल्स टू ये माइनस का 76 आएगा। समझ गए ना, अंदर वाली दोनों चीज़ें ऐड होंगी लेकिन बाहर एक माइनस है, तो यहाँ से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी 20 माइनस 76। ओके, मतलब माइनस 56 एनर्जी आएगी, मतलब फाइनल एनर्जी नेगेटिव में आएगी कितनी आएगी माइनस ऑफ 56। ओके, यू कैन इजीली सी इट फ्रॉम हेयर। ये इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप कंजर्वेटिव फोर्स दे रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आप इस तरह से कैसे इस तरह से निकाल सकते हो। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होती है, स्थिति की वजह से होती है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्थिति की वजह से होती है उसको। तो अब आपको ये बात भी पता चलेगी, यदि कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी। यदि आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो फाइनल निकाल सकते हो, यदि फाइनल दे रखी है तो इनिशियल भी निकाल सकते हो। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है ना, तो फाइनल वैल्यू दे रखी है तो इनिशियल वाली निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं भाई, जो फोर्स है आपका वो कुछ इस तरह से एक्स क्यू आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड क्यू के कैप, और मैं आपको वैल्यू दे दूं कि भाई हो यू इनिशियल की वैल्यू है, यू इनिशियल जो है वो आपका 0,2,4 पर डिफाइंड है, इसकी वैल्यू 50 जूल है। तो आपको यू फाइनल निकालना है कितने कौन से पॉइंट पर 2,5,8 पर या 7 पर, ये आपको निकालना है। तो निकाल सकते हैं यार, अब मत बोलना कि नहीं सर नहीं, यू फाइनल निकालना, यू इनिशियल आपको पता है इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब सारे के सारे डायरेक्शन में है ये 0 से 2 जा रहा है एक्स में प्लस वाई स्क्वायर डी वाई में जा रहा है 2 to 5, अरे बोल दो प्लस जेड में जा रहा है 4 to 7, और है कितना जेड क्यू डी जेड प्लस तीनों ब्रैकेट में बंद माइनस बाहर रहेगा, इनका इंटीग्रेशन कर लेना और 50 उधर ले जाना, आपको मिल जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यदि मेरा ये कैप गिर गया तो मुझे उठाना पड़ गया था, तो आपको घबराना नहीं है, इस तरह से आप इजीली इसको निकाल सकते हो। ओके ओके जी, ओके जी, ओके जी। यदि आपको कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इसको। अब थोड़ी सी बात करना मैं चाहूँगा, सर बातें बहुत करती हो, पढ़ाते बहुत ज़्यादा हो लेकिन बातें भी करती हो, तो बातें करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटी की वजह से होगी भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगी, ठीक है मैंने मान ली ये बात। और इसकी वैल्यू शास्त्रों में ऐसी लिखी हुई है, U इक्वल्स टू -g m1 m2 अपॉन r। m1 और m2 वो दो प्लानेट या दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके मास m1 और m2 हैं और जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। g इज द ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है मुझे नहीं पता, आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट ये वाला टॉपिक अभी पढ़ने वाले हो। वैसे बता दूं 6.67 इंटू 10⁻11 वैल्यू होती है, जो कि अपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ी। अब आप मुझसे ये मत पूछना सर इसकी यूनिट बताओ, मैं नहीं बताऊंगा जी, मैं नहीं बताऊँ। 6.67 इंटू 10⁻11 वैल्यू तो बता दी, लेकिन यूनिट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो बाद में आएगा, मैं मानता हूँ ये बात, क्योंकि चैप्टर अभी आगे है। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन में आपने इसकी यूनिट निकाली है, डायमेंशन भी निकाली है, और मैंने खुद ही वो क्वेश्चन कराया है, एनसीईआरटी में दे रखा है वो क्वेश्चन जी के लिए, मैंने वो कराया, वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप अभी निकाल देना, निकाल देना भाई, यार निकाल दोगे ना यार, निकाल दोगे ना। एफ ग्रेविटेशन वो GM1 m2 अपॉन r², सुना है ना ये कहीं? हाँ सर सुना सुना सा लग रहा है, सुना तो नहीं है, सुना सुना सा सुना सुना नहीं लग रहा तुम्हें, सुना सुना लग रहा है क्या? जग सुने सुना लागे, जग ठंग से तो चुप गया वही सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लग रहा है आपको क्या? इस फॉर्मूले को देख के मैं समझ गया आपको, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आपको जग सुना लगे या फिर जग कैसा भी लगे, मुझे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन कराने ही पड़ेंगे। ये वाला तो समझ में आ गया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है शास्त्रों में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, तो बच्चों आपने ये सुना होगा, du इक्वल्स टू dm into g into h, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इसके लिए वर्क डन यदि निकालना होगा तो मुझे पता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं आपसे पूछ लूं कि आपको ये डी यू की वैल्यू पता है, तो क्या वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकाल दोगे? बिल्कुल, बस इसके आगे माइनस लगाना है, बस इसके आगे माइनस ही लगाना है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स? ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी -dmgh। ठीक है, dm वो छोटा सा मास है जिस पे अपन इंटरेस्टेड है अपना ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, और g ये है एक्सेलरेशन, कौन सा? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h है उस छोटे से मास की हाइट, कहाँ से हाइट? रेफरेंस पॉइंट से। अच्छा जी, ये नहीं बताया सर आपने, रेफरेंस पॉइंट ये है। तो भाई रेफरेंस पॉइंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए रेफरेंस आप खुद डिसाइड करोगे, ये कोई आपको बताएगा नहीं, आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट डिसाइड कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसे 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 मैंने कोई चीज़ यहाँ अर्थ के सरफेस से मैं उसको ऊपर ले गया, किसी h हाइट ऊपर ले गया, h हाइट ऊपर ले गया, मैंने पूछा आपसे कि भाई अर्थ के रेस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, तो u फाइनल माइनस u इनिशियली डिफाइंड है। तो आपको u इनिशियल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, ग्राउंड पर, मतलब यहाँ पर u इनिशियल की वैल्यू मानते हैं अपन 0, मतलब ग्राउंड पर u इनिशियल की वैल्यू आप 0 मान लोगे, तो इस जगह पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी? mgh। क्यों mgh? क्योंकि भाई इसका यदि मास m है तो इस पर mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना कैसे हुआ है ऊपर, मतलब mg फोर्स नीचे h ऊपर, दोनों के बीच में एंगल 180। यदि 180 जो हो गया एंगल, यदि 180 एंगल हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो जो एनर्जी होगी वो, या जो वर्क होगा इसके द्वारा, किसके वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क आएगा वो नेगेटिव है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने mgh लिख दिया था, पहले तो डायरेक्ट ही mgh लिख दिया था आपने, लिखा था, बिल्कुल लिखा था, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल एनर्जी की। तो भाई वो एनर्जी जो है, एनर्जी जो है, जो अभी मैंने देखा कि जो वर्क डन जो होता है माइनस ऑफ डी यू होता है,
माइनस ऑफ डी यू होता है। तो वर्क डन कितना निकाला मैंने, एम जी नीचे एच ऊपर, तो वर्क डन कितना आया माइनस एम जी एच। लेकिन डी यू की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन, नेगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स, यही तो डी यू की वैल्यू है। तो इसके आगे जब नेगेटिव लगाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है। आप समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। देखो यहाँ से लेके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाने के लिए फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, एच किधर है, ऊपर, मतलब वर्क डन कितना हुआ इस कंजर्वेटिव फोर्स का, माइनस एम जी एच, वर्क डन बाई दिस कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन डेल यू कैसे डिफाइन है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे ही डिफाइन है, माइनस ऑफ माइनस एम जी एच। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो कितना आया, एम जी एच। मतलब पोटेंशियल एनर्जी यदि मैं देखूँ इस पॉइंट के रेफरेंस में, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, यहाँ के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो जीरो मान ली और यहाँ पर ऐसे करके ये एनर्जी निकाल ली। इसके रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहे हैं तो एच की वैल्यू तो ऊपर है कोई, और एम जी नीचे लग रहा है, तो एम जी एच करके ये मैंने निकाला, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है डेल्टा यू की। समझ गया, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो डेल्टा यू मैंने निकाल दिया यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने में डेल्टा यू की वैल्यू कैसे निकाल दी वो आपके समझ में आ गई। मतलब कहीं ना कहीं पे वैल्यू जीरो माननी होती है और फाइनल पॉइंट पे जो, यदि अब देखते हैं दूसरा, यदि आप इस पॉइंट पे थे भाई और इस पॉइंट से आप नीचे आ रहे हो एच, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर जब आप पहुँच गए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वैल्यू आएगी माइनस एम जी एच। आप क्या कह रहे हो, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप नीचे चले गए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस एम जी एच आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर अब आप क्या मान लो इसको जीरो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो और एच नीचे चल रहे हो, एच क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हो, एच नीचे जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो माइनस लगा देना, यदि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो प्लस लगा देना। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कौन सा, वही कॉन्सेप्ट है। वर्क डन कितना होगा इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, नीचे एम जी, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, इधर नीचे। तो मतलब यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन डेल्टा यू क्या होता है भाई, डेल्टा यू जो होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो माइनस एम जी एच हो जाएगा। और डेल्टा यू के लिखूंगा मैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनली मतलब मुझे इस पॉइंट पे निकालनी थी और इनिशियल मैंने क्या माना, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको माइनस एम जी एच मिलती। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक, ये तो पूरी चीज़ हो गई कैसे ये आती है बता दिया। लेकिन यदि आप जिस पॉइंट को रेफरेंस मान रहे हो उसके रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो आप लिख दोगे डायरेक्ट प्लस एम जी एच। यदि जिसको रेफरेंस मान रहे हो उसके रिस्पेक्ट में नीचे जा रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, मतलब फिर उस पॉइंट पे लिख दोगे माइनस एम जी एच। और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ये आता कैसे, ये यहाँ से आती है ये चीज़, क्योंकि डिफरेंस इन potential energy or we can say change in potential energy is defined equal to minus of work done by conservative force, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसी के अकॉर्डिंग यदि ऊपर जाते हैं किसी पॉइंट से जिस पर एनर्जी जीरो मानी है, तो ऊपर जाने पे एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मतलब प्लस पॉजिटिव में। यदि जिसको रेफरेंस माना है उसके रेस्पेक्ट में नीचे जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। समझ गए, ये शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन ओरिजिनली कैसे आती है वो मैंने बता दिया। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क आता है उसका नेगेटिव करना होता है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज मिलता है यहाँ से लेके वहाँ तक का। इनिशियली आपने इस जगह को रेफरेंस मान लिया होता है, तो रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, अब देखते हैं कुछ मज़ेदार धमाकेदार क्वेश्चन। एक चेन है भाई, चेन है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। ये यहाँ पर ग्राउंड है भाई, ये ग्राउंड है। मैं पूछ रहा हूँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यदि ये टोटल हाइट इसकी एच है भाई, एच है, तो मैं पूछ रहा हूँ इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस टाइम पर। तो आप बोल दोगे कि सर इसका ये लास्ट पॉइंट यहाँ से एच हाइट दूर है, और क्योंकि ये रेफरेंस माना है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होनी चाहिए। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इसका मास तो भाई यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का कुछ अलग है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब मास कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। मास यदि कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, यदि मास कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है अपने रेफरेंस पॉइंट से, तो डायरेक्टली आप एंड पॉइंट को देख के इसकी एनर्जी नहीं बता सकते। इसकी एनर्जी के लिए आपको मास, क्योंकि इसको मैं पूरी की एनर्जी पूछ रहा हूँ, तो पूरे का मास तो कितना है, एम है। टोटल एच हाइट है ना, उसका मास एम है, तो टोटल मास तो एम हो गया। ठीक है, जी तो जी ही है। एच कितना है इसके लिए, मतलब जो इफेक्टिव हाइट है इसकी, वो एच इफेक्टिव होगा यहाँ पर, क्योंकि इसको डायरेक्ट एच नहीं मान सकते। अभी तक जो भी क्वेश्चन अपन ले रहे थे उसमें किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे थे, मतलब उसको
पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात सही है, जो पॉइंट एक पॉइंट ही जिसको मान लिया तो वो जिस हाइट पे जाएगा वो पूरा पॉइंट ही जाएगा, वो पॉइंट है ना, तो भाई पॉइंट की हाइट तो चेंज होगी तो पूरी की चेंज होगी। लेकिन ये पॉइंट नहीं है, इसमें मास पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा उस पॉइंट पे अपन क्या मानते हैं कि इसका मास वहीं पर कॉन्सेंट्रेट है। लेकिन ये घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है रोटेशनल मोशन, जो अपन पढ़ने वाले हैं, या फिर जो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें ये सारी चीज़ डिटेल में आएंगी। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये एच हाइट है और मास इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से h/2 ऊपर होगा, मतलब इसके पूरे मास को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट मानोगे आप। टोटल m मास इसका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होगा, तो h की जगह वैल्यू रखोगे h/2, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी डेल्टा U, ये होगी U फाइनल माइनस U इनिशियल, यहाँ पर 0 मानते हैं, तो यह फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh/2 आ जाएगी। फाइनल इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh/2 आ जाएगी। यदि यही चैन मेरा चैन मैंने समझना, सलीम ने जन्म जाने दी। ठीक है, ओके। अब मैं पूछ रहा हूँ इस पॉइंट से इसकी हाइट यदि h होती तो मुझे पता है पूरा का पूरा मास y डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ y डायरेक्शन में। पोटेंशियल एनर्जी की बात y डायरेक्शन में, पोटेंशियल एनर्जी की बात कहाँ करोगे, y डायरेक्शन में। तो भाई y डायरेक्शन में इसका पूरा का पूरा मास कहीं पर भी इस पॉइंट इस वाली चेन में ही कॉन्सेंट्रेट होगा। मुझे पता है यदि इसकी लेंथ l है तो एक लेंथ से यहाँ से l/2 और इधर से भी l/2 कॉन्सेंट्रेट होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ वो बात कि l/2 होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा। लेकिन मुझे फिलहाल उसकी हाइट देखनी, तो हाइट कितनी है उस सेंटर ऑफ मास की, h ही है। इस वाली लाइन में कहीं पर भी आए वो h ही हाइट ऊपर है। इस केस में u फाइनल की वैल्यू हो जाएगी mg, क्योंकि इसका पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट है h हाइट पर, तो mgh हो जाएगी। अभी यदि इसको चेन को ऐसे लेटा दिया जाए तो समझ में आई जी बात। मतलब आपको जहाँ पर भी उसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेट है, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास पे लेना है। अब मैंने ऐसे करके यहाँ से एक चैन यहाँ पर बिछा दी। अब ठीक है, ये चैन है भाई। अब देखो चैन को देख देख के आप कितनी बेचैन हो जाओगे, चैन को देख के बेचैन होना पड़ेगा अभी आपको, इतना अच्छा क्वेश्चन आएगा ये। तो अभी आपको क्या करना है, देखो इसका सेंटर ऑफ मास आगे चल के देखो डायरेक्ट इसको निकाल देंगे अपन, जो इसका U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो ये U इनिशियल के लिए अपन इसको मानेंगे अपना रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर 0, ये तो 0 हो जाएगा। mg टोटल मास, इसके टोटल मास जो है यदि इसको r रेडियस है इसकी, तो इसका जो टोटल मास है यहीं पर है, पूरा इसका मास ये रहा, g इंटू h। h मतलब इसकी किसकी हाइट, सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से जितना ऊपर होगा तो उसी h से मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलते हैं h इफेक्टिव। मैं बोल देता हूँ h इफेक्टिव क्या है कि जो रेफरेंस माना है उससे सेंटर ऑफ मास इसका कितना ऊपर है, बस उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्योंकि मुझे अभी पता नहीं कि इस केस में सेंटर ऑफ मास कितना आता है, आगे पता रहेगा आपको, ये सारी चीज़ें तो आपको याद हो जाएंगी। तो फिलहाल इसको निकालने का एक तरीका बता देता हूँ जी। डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है मैंने अभी आपको बताई mgh, लेकिन इस केस में मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से थीटा एंगल पर जी, थीटा एंगल पे एक डी थीटा छोटा सा एक मास काट लेता हूँ जिसका मास है dm, तो मैं उसके लिए निकाल देता हूँ। और उसके लिए निकालने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे टोटल इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। थीटा की वैल्यू इस जगह पर, जब ये यदि मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पर ले लेता तो यहाँ पर एंगल कितना है, इस वाले पॉइंट पर 0, और यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो गया, ये 90 हो गया ना, 0 से लेकर 90 तक। dm मास ये रहा, dm इंटू जी इंटू इसकी हाइट कितनी है भाई, इस वाले dm की, तो यहाँ से ये हाइट होनी चाहिए, ये टोटल कितना है, ये r है, तो ये भी r है भाई, इसका सेंटर ये r हो गया, तो r का ये कंपोनेंट होगा r cos थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक r cos थीटा, और ये हाइट वाला कंपोनेंट होगा r sin ऑफ थीटा, तो यहाँ से ये r sin ऑफ थीटा। ओके, dm मास निकालना है अभी मुझे, ये ट्रिक है इसका। टोटल मास इसका m है, टोटल मास मतलब ये वाली डिस्टेंस यदि होती है मेरे पास तो इसका मास आता है m, और ये डिस्टेंस होती क्या है, ये पूरा एक सर्किल का पार्ट है, ये सर्किल का पार्ट है, तो भाई सर्किल में टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है 2πr, इसका यदि टोटल होती है 2πr, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी πr, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ इस वाली लेंथ पर मास है, मतलब πr/2, जब πr/2 लेंथ है तब मास है m, यदि ये 1 हो जाए यूनिट हो जाए तब मास हो जाएगा m/πr
और ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब पाई आर बाई 2 का मैंने m के नीचे डिवाइड कर दिया। अब मेरा मास है कितना, मेरा मास सिर्फ कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वाली लेंथ पर। और ये लेंथ कितनी है भाई, इस लेंथ की बात मैं कर रहा हूँ, जो ये रही, ये आर है, ये आर है, ये एंगल डी थीटा है, ये एंगल डी थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इतनी सी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो थीटा जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस, छोटे से इसके लिए आर्क अपॉन रेडियस लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा कितना डी थीटा, आर्क ये वाली लेंथ ये कोई मुझे निकालनी है, अपॉन रेडियस कितनी आर, तो मेरे लिए आर की वैल्यू कितनी आई, आर इंटू डी थीटा। तो आर इंटू डी थीटा पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूट होगा मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू निकाल दिया आपने, आर से आर गया, ये वैल्यू आई आपकी 2m बाई पाई डी थीटा, 2m बाई पाई इंटू डी थीटा, ये वैल्यू आई। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो डी यू की जगह, डी यू में 0 से 90, dm की जगह 2m बाई पाई डी थीटा जी इंटू आर ऑफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट सारे बाहर ले लेता हूँ, डेल यू की जो वैल्यू आएगी 2m बाई पाई जी आर साइन थीटा डी थीटा 0 से 90, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसमें ये लगा तो लिमिट 0 to 90, माइनस को चाहो तो बाहर ले जाओ, तो माइनस 2m जी आर अपॉन पाई कॉस 90 माइनस कॉस 0। तो कॉस 90 की वैल्यू मुझे पता है 0 होती है, माइनस ऑफ कॉस 0, इसकी वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू -1 होती है। मैं एक माइनस बाहर ले चुका हूँ, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी 2m बाई पाई जी आर, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया, मतलब यू फाइनल माइनस, मतलब इस वाले पॉइंट पर टोटल, इसके टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 मान ली थी, तो इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2m बाई पाई जी आर, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत बोलो, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, यही तो मज़ेदार पार्ट है भाई, इसमें इंटीग्रेशन होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ टफ था नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, एक मास यहाँ पे काट लेता हूँ जिसमें डीएम मास है, वो जो डीएम मास मैंने यदि इसको कट कर लिया तो मैं देखता हूँ कि डीएम मास की पोटेंशियल एनर्जी है कितनी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला उसके लिए क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू डी एम जी इंटू एच, एच मतलब डीएम मास यहाँ से कितनी हाइट पर है, तो मैंने निकाल दिया आर साइन थीटा हाइट पर है, तो एच की वैल्यू आर साइन थीटा, जी कॉन्स्टेंट, डीएम की वैल्यू मतलब इस छोटे से मास निकालना है। तो यदि ये पूरी लेंथ है, मतलब पाई आर बाई 2 लेंथ है, तब मास m है, यूनिट लेंथ होती है तो m अपॉन पाई आर बाई 2। यदि ये लेंथ कितनी आई थी, आर डी थीटा लेंथ है, तब कितना आ जाए, ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। फिर dm की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, कांस्टेंट सब बाहर ले लिए, साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आया 2m बाई पाई जी आर, इस तरह का कुछ आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इजीली इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसकी आगे चल के जब आप पूरा का पूरा नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ लोगे पार्टिकल्स वाला, तब देखो आप इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करोगे। मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी इंटू एच इफेक्टिव, एम मतलब इसका टोटल मास जो भी है एम है वो, जी इंटू एच इफेक्टिव मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पर होता है। तो आगे से आपको पता चलेगा ये 2 बाई पाई आर इस हाइट पर होता है इसका सेंटर ऑफ मास, इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है ये, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ से 2r बाई पाई हाइट ऊपर होता है। तो 2r बाई पाई से मल्टीप्लाई किया एच इफेक्टिव की जगह, तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। और ये बोलो, अच्छा जी, यदि मैं क्या कर दे, ये चेन जो है पूरी की पूरी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती पूरे के पूरे में, तब इसमें क्या चेंज आता, तब आपको यदि निकालना होता तो वापस आपको यही करना है, यहाँ से एक डी थीटा एंगल ले लेते हैं ये, और यह मास कितना आता, यदि अब ये पूरा पाई आर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2 पाई आर ये पूरा होता है, ये आधे पे हो गया, तो पाई आर पे जो मास है कितना m, तो यूनिट पे मास आएगा m अपॉन पाई आर, और आर डी थीटा पे जो मास आएगा वो आएगा m अपॉन पाई आर डी थीटा, मतलब ये dm की वैल्यू आ गई आपके पास, dm की वैल्यू ये आ गई, z तो कांस्टेंट, एच इफेक्टिव इस केस में वही आएगा यहाँ पर r साइन ऑफ थीटा। तो इसमें जब आप निकालते डेल्टा u,
तो वो कितनी आती, डी एम की वैल्यू यहाँ से रखोगे एम अपॉन पाई आर डी थीटा एम, ठीक है, जी इंटू एच यहाँ से आर साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, अब बस आपको इंटीग्रेशन जो करना होता है, यदि यहाँ पर एंगल होता तो 0 और इधर एंगल होता तो 180, 0 से लेके 180 से इंटीग्रेशन करना है आपको, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी जब ये एंगल 0 से लेके 180 तक वेरी करेगा तब। कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से आप जब कर लोगे तो इसके लिए आंसर आप निकाल सकते हो। कोई टेंशन नहीं लेनी, ये सब आपको करके सीखना है, आप इसको याद भी कर सकते हो भाई। जब ये चेन इस पर पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जब ये चेन सिर्फ 1/4 पे डिस्ट्रीब्यूट हो तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 3/4 पे हो तब कितनी होती है। 3/4 के लिए क्या करना पड़ेगा, वही ट्रिक, बस इंटीग्रेशन 0 से 270 हो जाएगा और मास आपको निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब ये कितनी हो जाएगी 270 का मतलब, 270 का मतलब समझ रहे हो, ये पाई आर प्लस ये पाई आर प्लस पाई आर बाई 2, ये पार्ट हो जाएगा। इतने का मास एम है, यूनिट का एम अपॉन ये, और आर डी डीटा का ऐसे निकाल के इंटीग्रेशन करते हैं ना 0 से 270, आप समझ गए जी। तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। अब आपको मज़ेदार चीज़ तो ये करनी है कि आप इसको इसी ट्रिक से निकालना, और इसका इंटीग्रेशन करना 0 से 360। यदि ये चेन पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो तब आपको एक मज़ेदार रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत ही मज़ेदार। और आपको शायद यदि वो चीज़ पता होगी तो अभी ऑब्वियस लग रहा होगा कि हाँ यदि ये पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो वहीं होना चाहिए था। तो आपको बस निकालना है कि आप वहीं आ रहा है या नहीं आ रहा। आप क्या करोगे, इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट है यदि ये चेन, तब इसका मास एम है, मतलब 2πr है, तब इसका मास एम है, तो ये 1 हो जाए तो इसका मास एम अपॉन 2πr, आर डी थीटा हुआ तो ये कर देना, यहाँ से जो बात आएगी एम अपॉन 2π डी थीटा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से आर थीटा एंगल लेना है, ये डी एम की वैल्यू आ जाएगी, जी तो वही रहता है, एच के लिए वही आर साइन थीटा, लेकिन अब इंटीग्रेशन की लिमिट जो लगाओगे तो डी एम की जगह एम अपॉन 2π डी थीटा, जी इंटू एच की जगह आर साइन थीटा, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 360। और आपको अभी पता भी चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। यदि ये पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका सेंटर ऑफ मास कौन सी जगह होना चाहिए आपको पता भी चल रहा होगा, लेकिन इस फॉर्मूले से निकालना क्या वही पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या ये वही पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा जो आप सोच रहे हो, वही पॉइंट आ रहा है या कोई दूसरा पॉइंट तो नहीं आ रहा। दूसरा पॉइंट आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, जो आप सोच रहे हो उससे अलग आ रहा है, क्योंकि ये वही पॉइंट आना चाहिए जो आप सोच रहे हो एक्चुअली। तो क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन हो गए कुछ। अभी बात कर लेते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि आपको जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पढ़ना है वो यही दो चीज़ें पढ़नी है। अभी देखते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है कि नहीं होती है, उसके लिए देखो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग 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 स्प्रिंग, जब स्प्रिंग पे आप फोर्स लगाते हो इधर, तब ये इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होती है। मैं नहीं मानता सर, आपने कहा मैं नहीं मानूंगा, मैंने कहा मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा, जब आप इस पर फोर्स लगाओगे, ये इसकी नेचुरल लेंथ है मान लेते हैं, और नेचुरल लेंथ से आपने इसको x अंदर डिस्प्लेस कर दिया, तो जैसे ही आप इस पोजीशन पर लाओगे, इस पोजीशन पर लाके छोड़ोगे तो स्प्रिंग बाहर भागती है ना, बाहर भागती है ना। किस वजह से भागती है, क्योंकि इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। यदि मैं यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच कर देता और ब्लॉक को इसके साथ कंप्रेस करता और ब्लॉक यहाँ तक आ जाता, जैसे ही मैं इस जगह से छोड़ता ये ब्लॉक वापस इधर भागता, मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। फिर बाद में जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। इसका मतलब स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जब आप उसको या तो नेचुरल लेंथ से अंदर की साइड प्रेस करते हो या नेचुरल लेंथ से बाहर की साइड खींचते हो, तब दोनों ही केस में इसमें एक एनर्जी स्टोर होती है। अब स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, तो स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है -kx। स्प्रिंग फोर्स होता है -kx। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसीलिए ये माइनस साइन आता है इसमें। Fs मतलब स्प्रिंग फोर्स होता है -kx। k क्या है यहाँ पर, k है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सारी बातें हो सकी हैं, पता है ना आपको। तो k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, x है इसका डिस्प्लेसमेंट।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट स्प्रिंग फोर्स लगाती है भाई। यदि आपने डिस्प्लेसमेंट इसको इस डायरेक्शन में किया तो स्प्रिंग फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन में। यदि आपने स्प्रिंग को खींचा होता नेचुरल लेंथ से यदि इसको खींचा होता तो स्प्रिंग फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जैसे ही खींचोगे तो स्प्रिंग दूर इधर भागती है ना। यदि आप इसको खींचने की कोशिश करोगे तो अंदर भागेगी, दबाओगे तो वो आपको दूर धक्का देगी। मतलब स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसके डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में किया उसके अपोजिट। यदि प्रेस किया तो इधर फोर्स लगेगा, खींचा तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगा, इसीलिए माइनस साइन आता है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट। ये स्प्रिंग फोर्स की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। तो मैंने ये नेचुरल लेंथ थी इसकी भाई, ये रही इसकी नेचुरल लेंथ L, ठीक है। मैंने इसकी नेचुरल लेंथ से इसको x आगे खींच दिया, तो इस पर स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, बिल्कुल सही बात है। यदि आप इधर खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू यदि मैं चाहूँ इसके लिए तो माइनस एफ एक्स डी एस होनी चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए मैं इसको ऐसे निकाल लूँगा। और आपने इसको डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक किया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, एक्स इक्व टू 0 से लेके आप एक्स इक्व टू एल तक लेके एक्स इक्व टू एक्स तक लेके गए, ठीक है। एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये तो इसकी नेचुरल लेंथ है ना। यदि ये नेचुरल लेंथ है तो यहाँ पर ये चुपचाप पड़ा हुआ है, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पर जैसे ही आपने इसको एक्स इक्व टू 0 यहाँ पर, लेकिन आपको एक्स इक्व टू एक्स तक लेके गए तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। डेल्टा यू इक्व टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस डी एस। मुझे पता है कि इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स। ये कैसे लिखा आपको पता है ना, क्योंकि डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और वर्क डन कैसे निकालते हैं, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता हो तो ऐसे वर्क डन निकालते हैं, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये बात समझ गए। डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये के एक्स की वैल्यू डी एक्स, के एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा के एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके एक्स इक्व टू एक्स तक वेरी करेगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था यहाँ पर। तो यहाँ से यू फाइनल माइनस ये वैल्यू 0 लिख देता हूँ, ये वैल्यू के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के 0 स्क्वायर बाई 2 यही आएगी। तो यू इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी आ रही है, के एक्स स्क्वायर बाई 2। यदि आप इसको खींचते हो तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो के एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ गए आप कैसे आई, ये यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 से यहाँ तक। यू इनिशियल मैंने 0 क्यों किया, क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास लिबर्टी है थोड़ी सी कि आप यहाँ पर कहीं पे भी 0 मान लो, उससे यदि नीचे आ रहे हो तो एनर्जी नेगेटिव में आती है, ऊपर जा रहे हो तो एनर्जी पॉजिटिव में आती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर ऐसा नहीं है जी। स्प्रिंग में जब वो नेचुरल लेंथ में होगी ना स्प्रिंग, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0। ये आपको कंपलसरी माननी पड़ेगी, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्ग मानते आए हैं भाई, अपने से बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को मानते आए हैं कि जब वो नेचुरल लेंथ पे होती है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको 0 कर दिया, क्योंकि मैंने इसका जो इंटीग्रेशन किया है एक्स इक्व टू 0 से, मतलब इस जगह से जब कोई एक्सटेंशन नहीं था उस जगह से एक्स दूरी तक ले रहे हैं। अब एक बात और, स्प्रिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे इसको कंप्रेस करो, चाहे इसको कंप्रेस करो, चाहे इसको खींचो, चाहे इसको कंप्रेस करो, चाहे इसको एक्सटेंड करो, दोनों ही केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की पॉजिटिव होती है। वो वैल्यू आती है के एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स यहाँ पर एक्सटेंशन या कंप्रेशन है, एक्स इज आइदर एक्सटेंशन और कंप्रेशन। इट विल डिपेंड whether we are compressing the spring or we are extending, or we can say we are providing tension to the spring। समझ गए। यदि आप इसको खींच रहे हो तो ये एक्सटेंशन हो जाएगा x, यदि आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो x हो जाएगा कंप्रेशन। x क्या डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से, नेचुरल लेंथ से, नेचुरल लेंथ से जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो है। तो आप ये बात समझ चुके हो या नहीं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग एनर्जी दोनों ही केस में पॉजिटिव होती है, चाहे उसको कंप्रेस करो चाहे उसको क्या करो आप खींचो, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये आप निकाल भी सकते हो, अभी मैंने एक्सटेंशन के लिए निकाली, आप कंप्रेशन के लिए भी निकालोगे तो सेम वही इक्वेशन बननी चाहिए, क्योंकि ये तो माइनस के एक्स ही होता है, 0 से लेके एक्स इंटीग्रेशन वही होगा। और यदि ये सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी तो भाई वो चेंज कैसे हो सकती, चेंज नहीं हो सकती, तो आंसर वही आएगा आपका, ठीक है, वही आने वाला है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डेल्टा यू मतलब यू फाइनल की वैल्यू हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर
आएगी मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की फिक्स होती है, ये होती है भाई हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसा देता हूँ जिसमें मज़ा आ जाए। आप क्या करो, स्प्रिंग है ये नेचुरल लेंथ में, पहले आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया x1, फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ से ही इसको x2 एक्सटेंड कर दिया आपने, x2 एक्सटेंड कर दिया मतलब और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ x1 से लेके x2 तक जाने मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, अब मुझे बताओ कि अब इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो भाई आपको करना क्या है, यू एफ माइनस यू आई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स, ये तो होगा। ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और ये माइनस क्यों, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो माइनस के एक्स होता है। लिमिट अभी x1 से x2 हो जाएगी, समझ गए। अब u इनिशियल 0 नहीं होगा क्योंकि आपने एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक किया, x1 से x2, x1 से इस वाले पॉइंट से x1 से x2, और क्योंकि ये x1 मतलब ये इसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, नेचुरल लेंथ नहीं है यहाँ पर, ये नेचुरल लेंथ है, लेकिन आपने एक्सटेंशन किया x1 से, ऑलरेडी ये x1 तक एक्सटेंड थी, फिर आप उसने x2 तक लेके जा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको वैल्यू देगा वो कि इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब ये x1 पे था तो ये 10 जूल थी, 20 जूल थी, जो भी होगी इनिशियल वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि यदि आपका एक्सटेंशन किसी नेचुरल लेंथ से ना होगी, किसी और लेंथ से हो रहा है, तो आप यू इनिशियल की वैल्यू 0 नहीं रह सकती। यू इनिशियल 0 कब कर सकते हो, सिर्फ यदि उसका एक्सटेंशन या कंप्रेशन नेचुरल लेंथ से स्टार्ट हो रहा है तो। अदर केस में ये ऐसे कर लेना, बस लिमिट तो सेम ही है, x1 से x2 तक एक्सटेंड हुआ है तो ये लिमिट लगा के और सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दिक्कत यहाँ आएगी कि आप u इनिशियल 0 नहीं कर सकते इस केस में, तो आपको u इनिशियल वो देगा और u फाइनल आप निकाल सकते हो x1 से x2 यदि एक्सटेंशन हुआ है तो ये इंटीग्रेशन करके आप ये चीज़ें निकाल तो लोगे, लेकिन बस इसको 0 मत कर देना u इनिशियल को। u इनिशियल कब 0 करते हैं, जब वो नेचुरल लेंथ में होती है तब। तो क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक हिडन एनर्जी है जो कि हिडन रहती है और कब कब दिखती है, ये आपको समझ में आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ तभी दिखती है जब आप उसकी पोजीशन में चेंज करके रखते हो और आप उसको छोड़ते हो उस जगह से। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, तब आपको दिखती है हाँ जी इसके बाद पहले से कुछ एनर्जी थी, इसके बाद पहले से कुछ एनर्जी थी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि एक स्प्रिंग है, a spring is extended from 1 मीटर to 5 मीटर। ये बात समझ रहे हो, पहले वो नेचुरल लेंथ से 1 mm दूर थी, फिर आप उसको नेचुरल लेंथ से 5 mm दूर ले गए। नेचुरल लेंथ से पहले 1 mm दूर थी, फिर आप नेचुरल लेंथ से 5 mm दूर ले गए, मतलब ये x1 है, ये है आपका x2। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स का वो आपको बताना है। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यही होता है, ठीक है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू ऑफ इनिशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स आपको निकालना है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के इंटू 5 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ के की वैल्यू आपको दे देगा वो 100 न्यूटन पर मीटर मैंने मान ली, इसकी वैल्यू के की जगह वैल्यू रख देना, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क आ जाएगा। कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के जो स्प्रिंग फोर्स जो वर्क करेगा इसको एक्सटेंड करने में x=1 से लेके x=5 तक वो वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये बात आपको समझ आई या नहीं। इस क्वेश्चन में आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आई या नहीं, कि आपको मैंने वर्क डन पूछ लिया और आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, तो मुझे जो आपको फॉर्मूला पता था उसको आपने लगाया और ये फाइनली आपने ये चीज़ें निकाल दी। क्या एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे ही दूँ, पहली एक बार ये देख लूँ कि कितने मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। दिस इज़ 58 मिनट्स, सो विल डू वन मोर क्वेश्चन, आफ्टर दैट विल स्टॉप हियर। ओके। स्प्रिंग है भाई, स्प्रिंग है, ठीक है। इससे एम मास यहाँ पे अटैच है, एम मास को जस्ट अभी आपने अटैच किया है, अभी स्प्रिंग को, अभी ये नेचुरल लेंथ में थी एल,
ये नेचुरल लेंथ है, आपने इसमें एक mm मास लटका दिया तो क्योंकि मास की वजह से ये एक्सटेंड करेगी, लेकिन मास को आपने लटका के छोड़ा नहीं है। आप मास को ऐसे पकड़ा आपने, स्प्रिंग से अटैच तो कर दिया लेकिन छोड़ा नहीं, आप धीरे धीरे हाथ को साथ साथ में ले जा रहे हो, इसके हाथ को साथ साथ में ले जा रहे हो। जहाँ पे भी रुकेगा ये यहाँ से कुछ दूर जाके रुकेगा, x दूरी पे जाके रुकेगा। क्यों रुक रहा है? क्योंकि मास m इसको खींचेगा, मास m के वेट की वजह से ये नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मास m की वजह से ये नीचे तो आएगा, लेकिन आप इसको फ्री फॉल नहीं होने दे रहे, डायरेक्ट गिरने नहीं दे रहे हो। आप इसको हाथ में पकड़ रहे हो, मास m को जितना नीचे आना चाह रहा है लेकिन वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ नहीं होने दोगे, वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं होने दोगे। ये धीरे 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 साथ साथ में नीचे आ रहा है। यदि इसकी आपने इसको फ्री फॉल के लिए अलाउ कर दिया, यदि आपने इसको फ्री फॉल के लिए अलाउ कर दिया, ये मतलब ये नीचे गिर सकता है अपने आप, इसको मास m को अटैच किया और छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये यहाँ तक आएगा, x दूरी तक आएगा, लेकिन ये और आगे भी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर हो गई, ठीक है, एक्स एक्सटेंड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, लेकिन इसके पास यहाँ तक ही आया, तो यहाँ तक इसके पास क्या है? अब पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ में एक काइनेटिक एनर्जी भी है। क्यों? क्योंकि ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा ना भाई। ये जी एक्सीलरेशन है ना इसका, यदि ये मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है तो जी एक्सीलरेशन है इसके बाद, तो जी एक्सीलरेशन की वजह से ये यहाँ तक कोई वेलोसिटी गेन कर लेगा। यदि ये वेलोसिटी गेन कर लेगा तो ये अब इस पॉइंट से लेके और नीचे तक जाएगा, और नीचे तक जाएगा। हालांकि इस पॉइंट में रुकेगा नहीं, फिर वापस ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। मतलब इस मिड पॉइंट के अराउंड ये ऑक्सीलेशन करता रहेगा। अपनी इस पोजीशन पे जाएगा, इनिशियल पे, मिड पे आएगा, फिर यहाँ तक, फिर मिड पे, फिर इस पर, ऐसे ऑक्सीलेशन करता रहेगा। ठीक है, समझ में आई? इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपने इसको सिर्फ एक्सटेंड होने दिया, इसके अंदर कोई भी वेलोसिटी नहीं आई। मतलब आपने इसको पकड़ के रखा, वहाँ से हमको ये धीरे धीरे नीचे आ सकता है, इतनी सी इजाज़त दी आपको। तो फाइनली ये इसकी नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन थी, इससे ये एक्सटेंड होती स्प्रिंग कुछ ऐसी यहाँ तक आ गई होगी भाई, मास m की वजह से। मैं मान लेता हूँ नेचुरल लेंथ से x नीचे आ गई। ठीक है, अब मुझे बताओ, यदि ये नेचुरल लेंथ से x नीचे आ गई तो इस वाली पोजीशन पर अभी ये पूरा सिस्टम बैलेंस में है, तो इस पर नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg और ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx। तो इसके अंदर जो kx की वैल्यू होगी वो mg के इक्वल होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी mg/k। x की वैल्यू mg/k कब आएगी? जब आप इसको फ्री फॉल नहीं होने दोगे, धीरे धीरे मास m को नीचे लेके आ रहे हो, धीरे 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 फ्री फॉल होने दिया तो इसकी वैल्यू 2mg/k आती है। वो कैसे आती है? वो आगे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो वो भी देख लेंगे कि x डबल हो जाता है। x डबल क्यों होता है? मैं आपको समझा पाया या नहीं? देखो क्या होगा, यदि आपने सिर्फ उसको धीरे धीरे नीचे लाए तो सिर्फ इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है, लेकिन आपने फ्री फॉल के लिए अलाउ कर दिया तो यहाँ तक आते आते जहाँ पर इसको रुक जाना चाहिए था, मतलब इस पोजीशन पे आते आते इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है। अब उस वेलोसिटी की वजह से ये और नीचे जाएगा, पोजीशन पर रुकेगा नहीं, लौट के आएगा वहाँ से। लेकिन क्योंकि यहाँ तक इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली थी तो ये क्या करेगा, इस पोजीशन पर नहीं रुकेगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, ऑक्सीलेशन करता रहेगा। लेकिन आपने इसको अलाउ कर दिया, धीरे धीरे छोड़ा इसको, मतलब इसको वेलोसिटी गेन नहीं कर दी, तो ये एक पोजीशन पर आके स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यदि आपने इसको वेलोसिटी लेने के लिए फ्री फॉल कर दिया होता तो यहाँ तक जाता और इससे और नीचे तक जाता, तो आपसे वो पूछेगा कि भाई ये मैक्सिमम कितना दूर जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 2x आती है। अभी यदि ये x एक्सटेंड हो रहा है तो उस केस में 2x होता है, और वो कैसे आती है वो अपन वर्क एनर्जी थ्योरम जब देख लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कैसे बैलेंस करते हैं जब वो पढ़ लेंगे तब आपको समझ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लेंगे तब आप ये बात समझ जाओगे। फिलहाल x की वैल्यू mg/k होगी इस केस के लिए, इस केस के लिए x की वैल्यू mg/k होगी। तो क्या आप ये बता सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई? बिल्कुल बता सकते हो, u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ kx²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर ये नेचुरल लेंथ में थी स्प्रिंग, इस पॉइंट की एनर्जी 0, तो हाफ k इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? mg/k। तो यहाँ से मतलब यदि इस ब्लॉक को नीचे ले जाएंगे तो स्प्रिंग के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, स्प्रे के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बात समझ गए? ठीक है ना? ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकाल सकते हो? यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो, तो यदि x डायरेक्शन की दे रखी हो तो del u by del x। अभी शुरू में मैं बता चुका हूँ, y डायरेक्शन का कंजर्वेटिव फोर्स del u by del y, और z डायरेक्शन का कंजर्वेटिव फोर्स माइनस del u by del z। del u by del x मतलब u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, u y मतलब
u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, और ये z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन u का। ये u मतलब x डायरेक्शन वाली पोटेंशियल एनर्जी, ये y डायरेक्शन वाली, ये z वाली, ये इसको डिफरेंशिएशन कर दोगे तो उस डायरेक्शन का फोर्स, उस डायरेक्शन का कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास आ जाएगा। तो यहीं अपनी सभा आज समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगली चीज़ें पढ़ेंगे जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और उससे पहले इक्विलिब्रियम। थैंक यू सो मच।